ओरिएंटेशन की और ये कंप्लीट है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि टैक्स का पेपर हमने कैरी करना कैसे है और सेल्स टैक्स क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ी सी गाइडेंस ली थी। और बेसिकली हमने देखा था कि सेल्स टैक्स में पेपर आना कैसे है और किस तरह से हम चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे वो भी हमने डिस्कस आउट किया था। मैंने बुक का PDF जो है आई गेस लास्ट वीकेंड पे हर जगह शेयर कर दिया था। अगर आप ग्रुप में हैं आपको मिल गया होगा PDF, नहीं तो हम रीशेयर कर देंगे। हम आगाज़ करते हैं सेल्स टैक्स का। अगले कोई हमारे 10 से 12 लेक्चर है और हमारा सेल्स टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। और वो एरिया है जो हमारे सिलेबस का 30% है, जो हर हालत में आपको पेपर में आना ही आना है। एग्जामिनर ने हर हालत में आपसे ये पूछना है। आपके पेपर की पास होने की श्योरिटी है सेल्स टैक्स और बिजनेस, बिकॉज ये दोनों जो हैं आपके 50 नंबर पूरे करवा के चले जाएंगे। इससे पहले आप लोगों ने PRC में ITA पढ़ा होगा और ITA में आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। याद है कि भूल गए हमें? याद है? ज़रा मुझे एक बेसिक सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाएंगे। क्या आता है इसमें? सेल्स आती है सबसे पहले। इसमें से हम क्या लेस करवाते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और मेरे पास क्या आता है फिर? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम इस कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें, इसमें हमारे पास क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक होता है। इसमें हमने जो परचेजेस की होती हैं वो ऐड करते हैं। इसमें से हम लेस करवाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे पास क्या आता है? मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा होता है। ऐसे डिस्कस किया था। इसके बाद हम क्या लेस करवाते हैं? एक्सपेंसेस लेस करवाते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस लेस होते हैं ज़रा बताएंगे? नहीं, बाय नेचर ना बताएं, मुझे बताएं कौन कौन से होंगे। मार्केटिंग बाय फंक्शन ना बताएं, बाय नेचर बताएं। जैसे बिल होगा, बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सैलरीज हो गई, यही होते हैं। और हमारे पास क्या आ जाता है फिर यहाँ पे? आपके पास जो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो आ रहा होता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली आप सबने सीखी होती है, बना के आए होते हैं। पता है सेल्स किसको करते हैं? कस्टमर को। सेल्स किससे करते हैं? ये आपके पास ये एक कस्टमर होगा, आप कस्टमर को क्या करेंगे? सेल्स करेंगे। परचेज है, परचेजेस आप किससे करेंगे? जो आपका सप्लायर होगा आप उससे परचेजेस कर रहे होंगे। ऐसे ही है। हमने जब सेल्स टैक्स करना है, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारा सेल्स टैक्स का बड़ा क्लोज रिलेशन है आपकी इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। इस समझना आपने कि सेल्स टैक्स की कहानी बेसिकली है क्या। हम जो सेल्स टैक्स पढ़ने लगे हैं ना, इसमें आपने अपने आप को नहीं सोचना। हमारे पास मुख्तलिफ आएंगे। हमारे पास एक होगा जिसको हम कहते हैं इम्पोर्टर, दूसरा होगा जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर, हमारे पास आएगा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे पास आएगा होलसेलर, हमारे पास आएगा रिटेलर, और एंड पे कौन होता है? हमारे पास एंड कंज्यूमर होता है, हम लोग जो गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स को यूज़ करेगा, जो गुड्स को इस्तेमाल करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? एंड कंज्यूमर। सुबह कुछ खा के आए? कुछ पी के आए? क्या खाया? कुछ पिए? चाय पिए? चाय की पत्ती जो है वो आपने ख़रीद के क्या की है? यूटिलाइज़ की है। ऐसे ही है, आपने इस्तेमाल की है ना, उसका बेनिफिट आपने लिया है ना, तो आप उसके क्या हैं? एंड कंज्यूमर है। आप कौन है? उसके एंड कंज्यूमर है। हमने जो सेल्स टैक्स सारा पढ़ना है ना, हमने इसके लिए नहीं पढ़ना। हम कहाँ से पढ़ेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो डिस्कस आउट करेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता। और इनके साथ ही एक और हमारे पास होगा, वो है हुकूमत,
कि हुकूमत तक टैक्स किस तरह जाएगा, वो हम डिस्कस आउट करेंगे। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, हम जब बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था कि हमारे पास एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या होता है हमारे पास, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो था कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, हम तुमसे लेके चले गए हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या था कि हम आपके एक्सपेंसेस से क्या कर रहे हैं, पैसे निकालने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही है। अब वो पैसे गवर्नमेंट के पास कैसे जाएंगे, ये सारा कुछ हमने क्या करना है, सीखना है। और इसका सारा ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, आपकी इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो ही मेन एलिमेंट्स हैं, एक है सेल्स का और दूसरा कौन सा है, परचेजेस का। सेल्स हम किसे करते हैं, कस्टमर को। जस्ट टेक एन एग्जांपल, यहां पे एक बेकरी है, ये सारा कुछ हम किसका बना रहे हैं, बेकरी का। बेकरी क्या करती है, चीज़ें बना के भी बेचती है। बेकरी क्या करती है, चीज़ें खरीद के भी बेच रही होती है। ऐसे ही है। अब कस्टमर जो है, फॉर एग्जांपल, वो इस बेकरी के पास आता है और कहते हैं जी मैं आपसे एक डोनट जो है वो बाय करने लगता हूँ। डन हो गया। कहते हैं ठीक है, प्राइस कितनी है, कहते हैं जी 100 रुपया। वो कहते हैं ठीक है मुझे पैक कर दें। जब पैक करते हैं तो जब वो आके स्कैन करते हैं तो वो कुछ इस तरह से इनवॉइस जो है वो जनरेट हो जाती है कि यहाँ पे लिखी होती है प्राइस, वो कितनी है, 100 रुपया। साथ वो कहते हैं भाई हम इसके ऊपर 18% टैक्स भी चार्ज करेंगे और आपसे बिल कितना लेते हैं, 118 रुपये। ऐसे ही है। जब आप डोनट बाय करते हैं वो आपको क्या देगा, गुड सप्लाई करेगा और उसके बदले में क्या आप उसको पे करेंगे, आप उसको पैसे जो है वो पे करेंगे। आप पूछेंगे गुड्स कितने की हैं, 100 रुपये की है, लेकिन जब बिल आएगा लिखा होगा भाई 100 रुपये की गुड्स हैं, 18 रुपीज़ टैक्स है, आपने कितना पे किया, 118 रुपये। ये 118 रुपये, ये बंदा, ये कस्टमर है, ये कौन है, कस्टमर। ये कस्टमर इसको क्या कर रहा है, पे कर रहा है। ऐसे ही है। कस्टमर की पॉकेट से कितने रुपए जाएंगे, 118 रुपये। अब ये 118 रुपये में बेकरी वाले को पता है कि 100 रुपया किसका लिया है मैंने, डोनट का, और 18 रुपीज़ मैंने क्या लिए हैं, टैक्स के लिए। क्या लिए हैं, टैक्स के लिए। यहाँ पे बिजनेस कारोबार है, कस्टमर टैक्स हैं, आउट टैक्स। क्या कहते हैं, कितना लिया इसने, 18 रुपीज़ का। आप सेल्स करते हैं और सेल्स करते हैं किसको, कस्टमर को। तो जो कस्टमर से आपने टैक्स लिया वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट टैक्स। क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। तो अगर ज़िंदगी में कहीं पे भी आपके वर्ड इस्तेमाल हो आउटपुट टैक्स किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं क्या होता है आउटपुट टैक्स। क्या होता है आउटपुट टैक्स, कि जब आपने गुड्स बेची हैं उस वक्त जो आप टैक्स वसूल कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। वो क्या कहलाएगा, आप अभी जाएं, आज जाके अपने बाइक में पेट्रोल फिल करवाएं, जो पेट्रोल पंप वाला आपसे टैक्स ले रहा है वो उसके लिए क्या है, आउटपुट टैक्स। आप बिजली का बिल पे करेंगे, आप जो पे कर रहे हैं लेस्को को, वापडा को, वो क्या है, लेस्को के लिए आउटपुट टैक्स है। जाके कपड़े खरीदते हैं, आप जो ब्रांड्स वालों को या दुकानदार को टैक्स पे करेंगे वो क्या है, आउटपुट टैक्स। आप जाके KFC जाते हैं या किसी भी जाते हैं फूड चेन पे खाना लेते हैं, आपको बिल आएगा, जो आप उसे पे करेंगे वो क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। वो क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स आप किससे लेते हैं, आउटपुट टैक्स आप किससे लेते हैं, कस्टमर से। आउटपुट टैक्स किससे लेते हैं, कस्टमर से। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब मुझे बताएं, बेकरी वालों ने ये डोनट जो है बेचा, अब दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बेकरी वालों ने या तो इसको बना के बेचा होगा या ख़रीद के बेचा होगा। ऐसे ही है। क्या किया होगा, उन्होंने इसको बना के बेचा होगा या ख़रीद के बेचा होगा। हम एज्यूम करते हैं कि ये जो बेकरी वाले थे, इन्होंने, ये एक इनका सप्लायर है, इस सप्लायर से ख़रीदा था और ये ख़रीद रहे हैं 80 रुपीज़ का।
कितने खरीद रहे हैं? 80 रुपीज़ का। तो सर आप जिससे खरीद रहे हैं वो आपको सेल कर रहे हैं ना। जैसे आप बेकरी वाले इस बंदे को डोनट बेचेंगे, आप इससे टैक्स लेंगे, तो सर जिससे आप खरीद रहे हैं वो तो आपको बेच रहा है और टैक्स नहीं लेगा। वो भी कहेगा आपको कि भाई मैं तुम्हें 80 रुपये का सामान बेचूंगा, लेकिन इसके ऊपर 18% तुम टैक्स पे करोगे। कितना बनता ज़रा बताएं? 80 का 18% लें कितना आता है? 80 का 18% लें कितना आता है? 14.4। तो वो आपसे लेगा तकरीबन 94.4 रुपीज़। अब इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं ये डोनट परचेज करने गया था, 80 रुपये मैंने किसके पे किए? डोनट के। और 14.4 मैंने क्या किया था? टैक्स पे किया। ये टैक्स पे करके मैं अपने बिजनेस में क्या करके लेके आया हूँ? डोनट लेके आया हूँ। ये जो मैंने पे किया होता है इसको हम क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। तो जो आप पे करेंगे वो क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स। जो आप वसूल करेंगे वो क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स। तो भाई आपका आउटपुट टैक्स कितना था? 18 रुपीज़। आपने इनपुट टैक्स जब आप चीज़ें खरीद के लेके आए थे, आपने इनपुट टैक्स कितना पे किया था? 14.4 रुपीज़। रिमेनिंग कितना बचा? 18 लेस 14.4 कितना बचा? कितना? 3.6। ये जो 3.6 आया है इसको हम कहेंगे ये आपकी है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। और ये 3.6 रुपीज़ जो है वो आप किसको पे करेंगे? आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। कौन पे करेगा? ये बेकरी वाला जो है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। तो जिस तरह सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करवा के ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, टैक्स में हमने क्या करना है? बेसिकली टैक्स में हमने अपनी सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। और सेल्स टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमने गवर्नमेंट को कितना पे करना है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। अब ज़रा यहाँ पे ना एक चीज़ समझिएगा, ये अभी सिर्फ हम बेसिक कंसेप्ट की डिस्कसिंग कर रहे हैं। एक है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, इसका नाम है FBR, जो क्या करता है? आपसे टैक्स कलेक्ट करता है। डन। दूसरा है हमारे पास मैन्युफैक्चरर। अभी चूंकि बिजनेस की बात कर रहे हैं, इंपोर्टर वगैरह भी आएंगे। दूसरा हमारे पास कौन है? मैन्युफैक्चरर। मतलब यू कैन क्या से डैट कि ये एक फैक्ट्री जो है वो लगी हुई है। डन हो गया। और थर्ड हमारे पास जो है वो एक कस्टमर है जिसको हम कह सकते हैं एंड कंज्यूमर है। गवर्नमेंट जो है ना, ये इससे क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। लेकिन किससे चाहिए? कस्टमर से। अब हमें पता था, जब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, कि भाई यहाँ कस्टमर को अपनी इनकम बताओ, उससे डायरेक्ट टैक्स ले लें। वो हमें अपनी इनकम नहीं बता रहा। अब हमने टैक्स निकलवाना इससे ही है, लेकिन क्या निकलवाना है? इनडायरेक्टली। हम किससे पकड़ेंगे? गवर्नमेंट जाएगी मैन्युफैक्चरर के पास। किसके पास जाएगी? मैन्युफैक्चरर के पास। कहेगी भाई तुमसे टैक्स लो, हम क्या करेंगे? हम तुमसे लेके चले जाएंगे। ये एक बंदा है और ये डील कर रहा है 1000 बंदों को। वो 1000 से ले लेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी? इससे कलेक्ट करके लेके जाएगी। अब ये कैसे होगा? देखें, ये मैन्युफैक्चरर है। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर गुड्स परचेज करता है 1 लाख रुपए की। मैन्युफैक्चरर ने क्या की? 1 लाख रुपए की गुड्स परचेज की। 1 लाख रुपए की गुड्स के ऊपर ने कितना किया? 80। और ये मैन्युफैक्चरर का कहलाएगा इनपुट टैक्स। जो आप पे करते हैं वो आपका क्या कहलाता है? वो इनपुट टैक्स। वो खुदा दा वास्ता यार, वो 2 बंदा पढ़ ले, तेरी मेहरबानी। जो हम पे करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? टैक्स। बिकॉज उसने ये 18,000 पे किया, तो फिर गुड्स खरीद के अपने वेयर हाउस में या अपनी फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए लेके आया।
डन हो गया। जब इसने ये 18,000 रुपया पे किया, मैन्युफैक्चरर की पॉकेट से कैश चला गया, कैश चला, मतलब जब इसके अकाउंटेंट ने एंट्री पास की होगी, उसने कैश यहाँ पे क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। क्या किया होगा, क्रेडिट। भाई हमारा क्या हो गया, बिजनेस से कैश चला गया। ये तो हमें कहा था इनडायरेक्ट टैक्स है, टैक्स तो पे इसने करना है, लेकिन जा किसकी जेब से रहा है, तो ज्यादती नहीं हो रही। कहते हैं सब्र करो, तुम ये खरीद के लेके आए हो, तुमने आगे ये गुड्स क्या करनी है, बेचनी है। अब फॉर एग्जांपल ये गुड्स खरीदता है लाख रुपए की, इस पे प्रोसेस करता है सारा और इसकी वो सेल कर देता है लाख रुपए की, लाख रुपए कस्टमर सेल्स कर, तो 18% के हिसाब से कहेगा भाई ये गुड्स 2 लाख रुपए की, प्लस हमारा टैक्स भी लगेगा आपको। 18% के हिसाब से वो कस्टमर से कितना टैक्स वसूल करेगा, 36,000। ये जो कस्टमर से आप रिसीव करेंगे इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। अब देखें इसने गवर्नमेंट को कितना पे किया था, 18,000। इसने कस्टमर से कितना लिया है, 36,000। अब गवर्नमेंट से कहती है कि भाई देखो तुम्हें कितने पैसे मिले, 36। ये 36,000 तुम्हारे पास कैश आया, ये 36,000 तुम्हारे पास क्या आया, कैश आया, उसको क्या कर लो, डेबिट तुमने किया होगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि इस 36,000 रुपया जो तुम्हें कैश मिला है आउटपुट टैक्स का, इसमें से तुमने हमें कितने पे किए थे, 18। वो कहते हैं इस 36 में से अपने 18,000 एडजस्ट कर लो, तुमने हमें पे किए थे, बाकी के जो हमारे बनते हैं वो कितने हैं, 18,000, वो हमें क्या कर दो, पे कर दो। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये मेरा आउटपुट टैक्स है, ये मेरा इनपुट टैक्स है, और ये मेरी क्या कहलाती है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ये मेरी क्या कहलाती है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब आप देखें गवर्नमेंट को 18,000 यहां से मिला था और 18,000 उसने यहां से ले लिया, तो टोटल गवर्नमेंट को कितने पैसे मिले, 36,000 ऐसे मिले। लेकिन ये 36 किसने पे किया, सारे का सारा कस्टमर ने पे किया, तो सारा बर्डन किसके ऊपर जाएगा, कस्टमर। अब जब मैन्युफैक्चरर खरीद के लेके आया था एट दैट टाइम तो उसने 18 पे किया था, उसकी पॉकेट में से गया था, लेकिन लेटर उसने क्या किया, उसको रिकवर करवा लिया। तो हकीकत में मैन्युफैक्चरर के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, लेकिन जब जिसने खरीदा, जिसने इस्तेमाल किया, सारे का सारा टैक्स कौन पे कर रहा है, ये बंदा पे कर रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, कि गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्टली क्या कर रही है, सारे का सारा टैक्स जो है वो इससे खरीद रही है, इससे ले रही है। अब इसने कितने का पे किया था, 36,000। ये इसको एडजस्ट नहीं कर सकता, इसको रहेगा याद कि भाई 2 लाख की मैंने गुड्स खरीदी थी और 36,000 जो है वो मैंने क्या किया था, टैक्स पे किया था। तो कस्टमर भाई साहब ने कितना बिल पे किया होगा, 2,36,000 जो है वो कस्टमर ने बिल पे किया होगा, और वो उसको कभी भी इस 36,000 को एडजस्ट नहीं करवा पाएगा। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है, समझ आई? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, कि ये डायरेक्टली नहीं बल्कि क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली सारे का सारा किसकी जेब से निकल रहा है, आपकी जेब से। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आपने आज कोई 50 रुपए वाली लेस खाई है, जस्ट एक 100 वाली कर लेते हैं, आपने लेस खाई 100 वाली, उसके ऊपर टैक्स कितना था, 18% था, आपने कितना पे किया, 18 रुपीज़। ये सारे का सारा आपकी जेब से क्या है, जब लेस बनी थी जो उसने पे किया था वो सारा क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। आप पेट्रोल डला रहे हैं, आप सारा टैक्स जो पेट्रोल का है वो किसकी जेब से जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है, बिकॉज सारा बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, कस्टमर के ऊपर आ रहा है। आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जीएसटी पे कर रहे हैं, सारा बर्डन किसके ऊपर है, आपके ऊपर आ रहा है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स में सारा बर्डन किसके ऊपर होता है, एंड कंज्यूमर के ऊपर होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है ना बताओ इनकम, लेकिन तुम खर्च तो करोगे, जब तुम खर्च करोगे हम सारा टैक्स क्या करेंगे, तुमसे ले जाएंगे। तो ऐसे गवर्नमेंट कलेक्शन जो है वो क्या हो रही होती है, चल रही होती है। तो बेसिक जो हमारा इस पूरे सेल्स टैक्स में सवाल आएगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी।
क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, मेरे पास क्या आ जाता है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। आउटपुट टैक्स क्या होता है, जो मैंने कस्टमर से टैक्स वसूल किया, कितना था 36,000। इनपुट टैक्स क्या था, जो मैंने टैक्स पे किया था वो कितना था 18,000। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जो रिमेनिंग आंसर होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो हमने क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसको हम क्या कहते हैं, हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। तो जो मैन्युफैक्चर वगैरह होते हैं वो सारा अपना टैक्स क्या कर लेते हैं, एडजस्ट करवा रहे होते हैं। तो तीन टर्म्स हैं, एक है आउटपुट टैक्स, दूसरा है इनपुट टैक्स और तीसरा है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ये तीनों क्लियर है, तीनों समझ आई हैं ये? इसमें किसी को कोई सवाल है तो मुझे बताएं, फिर मैं ज़रा आगे मूव करता हूँ। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन, बताए। सारा बर्डन कस्टमर के ऊपर होता है। क्या बिकॉज आप कस्टमर है, ये आपका टैक्स ही कौन सा है, इनडायरेक्ट है, जो कंज्यूमर से लिया जाएगा। सप्लाई चेन का पता है, आप I2B वगैरह पढ़ के आ चुके होते हैं, आपने वहाँ पे प्रॉपर बिजनेस की बातें की होती हैं। सप्लाई चेन किसे कहते हैं, क्या हुआ है, सवाल क्या है? सप्लाई चेन किसे कहते हैं, पता है किसी को? सप्लाई चेन I2B पढ़ के आ चुके हुए हैं। सप्लाई चेन किसे कहते हैं, उसको ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं। एक आपका एंड कस्टमर है, फॉर एग्जाम्पल वो बैठा हुआ है गिलगित में, कस्टमर है वो कहाँ बैठा हुआ है, गिलगित में। फैक्ट्री लगी हुई है कराची में, लेकिन गुड्स जो हैं वो उसने कंज्यूम कहाँ करनी है, गिलगित में। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम गिलगित में माल सप्लाई नहीं करते। सेकंड पॉसिबिलिटी है क्या करें, पूरे पाकिस्तान में अपने गुड्स को अवेलेबल करें। कैसे करेंगे, सप्लाई चेन से कैसे खोलेंगे, अपनी नेटवर्किंग करेंगे, कैसे होगी उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब सप्लाई चेन का आगाज़ होता है, सबसे पहले जो सप्लाई चेन का पार्टिसिपेंट होता है उसको हम कहते हैं इंपोर्टर। क्या कहते हैं, इंपोर्टर। इंपोर्टर कौन है, जो रॉ मटेरियल या गुड्स वगैरह इंपोर्ट करके देगा, बाहर से मंगवा के देगा। पाकिस्तान एक नेट इंपोर्टर कंट्री है, हमारे मुल्क में रॉ मटेरियल और मशीनरी ये इंपोर्ट होती है, इसलिए उसके बाद मैन्युफैक्चर करके हम एक्सपोर्ट कर भी दें सारा, हम स्टिल क्या रहेंगे, नेट इंपोर्टर ही रहेंगे। बिकॉज हमारी इंपोर्ट्स का बिल हमेशा ज़्यादा होगा, बिकॉज हमारी हैवी मशीनरी और हमारा रॉ मटेरियल सारा क्या होता है, इंपोर्ट होता है। इंपोर्टर जो है वो गुड्स को इंपोर्ट करेगा और या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा, किसको देगा इंपोर्ट करके, मैन्युफैक्चरर को। किसको देगा, मैन्युफैक्चरर को, जिसने प्लांट लगाया हुआ है। अब मैन्युफैक्चरर गुड्स को बनाएगा। अब ये मैन्युफैक्चरर जो है, फॉर एग्जांपल ये बैठा हुआ है कराची में, इसका प्लांट कहाँ लगा हुआ है, कराची में। अब सिर्फ वो कराची में प्लांट लगा के अगर कारोबार करेगा तो मेरे ख्याल से सिर्फ कराची की ही पॉपुलेशन जो है वो उसको पकड़ पाएगा, बाकी पूरे मुल्क जानेगा नहीं। छोटा बिजनेस होगा, लेकिन कारोबार आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो आप क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर सामान बनाएगा, किसको बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को। किसको बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर। आपने देखा होगा हर शहर में
किसी ना किसी ब्रांड के, किसी ना किसी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बैठे होते हैं। कोक की फैक्ट्री शेखपुरा में है, डिस्ट्रीब्यूटर पूरे मुल्क में है। पेप्सी की रियाज बॉटल्स ये यहाँ लाहौर में है, डिस्ट्रीब्यूटर पूरे मुल्क में बैठे हुए हैं उसके। डिस्ट्रीब्यूटर आगे सामान किसको बेचेगा? होलसेलर को। और ये किसे बेचेगा? रिटेलर, ये जो आपके गली मोहल्ले के दुकानदार होते हैं। और रिटेलर जो है वहाँ से क्या करेगा? जाके कस्टमर बाय करेगा। मतलब जो एक बंदा गिलगित में बैठा हुआ है, जो उसकी गली मोहल्ले की दुकान होगी, वो क्या करेगा? वहाँ से जाके क्या करेगा? चीज़ें ख़रीद रहा होगा। शुरू कहाँ से हुई हैं? इम्पोर्टर से। लेकिन कहाँ तक जा रही हैं? एंड कस्टमर तक। इसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन। सवाल ये है कि सर सप्लाई चेन तो शुरू यहाँ से हो रही है, ख़त्म यहाँ पे हो रही है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल्स टैक्स की, जिसमें हम कहते हैं कि सारा बर्डन किसके ऊपर होगा? कस्टमर के ऊपर होगा। सारा टैक्स हम किससे कलेक्ट करेंगे? कस्टमर से कलेक्ट करेंगे। तो कैसे होगा? ये सप्लाई चेन कैसे वर्क करती है, ज़रा इसको हम समझते हैं। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल जो है वो लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट टैक्स, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये सप्लाई चेन ना। आप अपने नोटबुक पे साथ साथ लिख लीजिएगा ताकि आपका समझ लगे कि आपको ये हम किस तरह से कैरी कर रहे होते हैं। और थर्ड हमारे पास क्या आएगा? FBR को हमने कितना पे करना है। अब सप्लाई चेन में ये 5 चीज़ें हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेके आते हैं नंबर 1 के ऊपर इम्पोर्टर को। फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट की 50,000 रुपये की। जब ये इम्पोर्टर गुड्स इंपोर्ट करेगा ना, जब इम्पोर्टर गुड्स इंपोर्ट करेगा, जैसे ही पोर्ट के ऊपर आएंगी, इसने क्या करनी है? कस्टम के पास जाना है कि जी मेरा सामान आया है, मुझे मेरा सामान जो है वो निकाल दें। कहेंगे ठीक है, पहले हमें टैक्स पे करें, हम क्या करेंगे? आपको सामान निकाल देंगे। कहेंगे कितनी की गुड्स हैं? आप कहेंगे जी गुड्स मैंने लिए 50,000 रुपये की। कहेंगे ठीक है, ये 50,000 गुड्स हैं, आपने ख़रीदी हैं, इसके ऊपर 18% सेल टैक्स का रेट है। पता टैक्स कितना आता है आपका? 9,000। कस्टम वाले कहेंगे आप हमें 9,000 रुपया टैक्स पे करें, हम वो क्या करेंगे? गुड्स जो है वो दे देंगे। ये टैक्स आपने क्या किया है? पे किया है। ये क्या किया आपने? टैक्स पे किया है। तो जो टैक्स पे करते हैं वो मेरा क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स। तो आपने ये 9,000 रुपया पे किया, और ये डायरेक्ट इसको पे कर रहे हैं आप? FBR को ही पे कर रहे हैं, कस्टम अथॉरिटीज़ को ही पे कर रहे हैं। डन। ये 9,000 रुपया पे करके आपने पोर्ट से सामान उठाया और कहाँ ले आए हैं? अपने वेयर हाउस में ले आए हैं। क्लियर? अब ये सामान ले आए हैं, इस रॉ मटेरियल को आप आगे सेल करेंगे? आगे सेल करेंगे कि नहीं करेंगे? कारोबार करना है। और कारोबार का असूल क्या होता है कि अगर आपने एक चीज़ 50 की ली है, क्या आप उसको आगे 50 की बेचेंगे? कितने की बेचेंगे? प्रॉफिट पे बेचेंगे। 50 की ली है तो 80 की बेचेंगे, 100 की बेचेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इंपोर्टर ने गुड्स इंपोर्ट की कितने की? 50 की। आगे वो जाके सामान बेचता है किसको? मैन्युफैक्चरर को। किसको बेचता है? मैन्युफैक्चरर को। अब 50 से गुड्स लिए, कितने की बेचेगा? 80 की। ठीक है, वो उसको गुड्स बेचता है कितने की? 80,000 की। जब कहते हैं मैन्युफैक्चरर को भाई ये सामान ले लो, कितने का दोगा जी? 80,000 का। 80,000 का सामान ले बेचेगा, और प्लस वो उससे क्या लेगा? 18% टैक्स भी तो लेगा। बताएं हाँ, 80,000 का 18% टैक्स कितना लेगा? 14,400। तो 14,400 टैक्स जो है वो क्या लेगा? मैन्युफैक्चरर से लेगा। अब जो इसको आएगी ना इनवॉइस मैन्युफैक्चरर को, वो कुछ इस तरह से होगी। उस पर लिखा होगा गुड्स की वैल्यू कितनी है? 80,000, प्लस लिखा होगा GST 14,400, और टोटल जो बिल भेजेगा मैन्युफैक्चरर को वो 94,400 का होगा। ये जो मैन्युफैक्चरर है वो कितना पे करेगा इंपोर्टर को? 94,400 पे करेगा, जिसमें इंपोर्टर को पता है कि इस 94,400 में 80,000 गुड्स की कीमत है और 14,000 क्या है? हमारे पास टैक्स है। डन। ये 14,000 इंपोर्टर ने क्या किया है? रिसीव किया है, वसूल किया है।
जो टैक्स आप रिसीव करते हैं उसे क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्टर के पास टैक्स कितना आया, आउटपुट टैक्स में 14,400। टैक्स वाले क्या कहते हैं कि आपके पास आउटपुट टैक्स है, उसमें से अपना इनपुट टैक्स लेस करवाओ, रिमेनिंग जो है वो हमें क्या पे कर दो। तो इसको मिला 14,400। इस 14,400 में से इसने अपना 9,000 पे एडजस्ट किया, रिमेनिंग कितना बचा 5,400। इसने क्या कर दिया, एफबीआर को पे कर दिया, तो एफबीआर के पास ये अमाउंट पहुंच गई। डन। अब आते हैं मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ये गुड्स खरीद के लेके आया, कितने की, 80,000 की। मैन्युफैक्चरर ने कितना पे किया टैक्स, 14,400। तो ये आ जाएगा मैन्युफैक्चरर का इनपुट टैक्स कितना बनता है, 14,400। अब देखिए जो इंपोर्टर का आउटपुट टैक्स है वो क्या है, मैन्युफैक्चरर का इनपुट। बिकॉज इंपोर्टर ने जिससे टैक्स लिया वो तो इसका आउटपुट बन गया, लेकिन जिसने इसको पे किया वो उसके लिए क्या है, इनपुट है। अब बताएं, मैन्युफैक्चरर ने 80,000 रुपये का सामान लिया है जिसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल। क्या वो रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा वो 80,000 रुपये का ही बेचेगा? अब आपको लाजमी है कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड्स वगैरह लगेंगे, वो बना के फिनिश गुड्स बेचेगा और फिनिश गुड्स महंगी बिकेंगी, साफ सीधी बात है। अब वो 80,000 का जब उसने लिया था वो उसमें सारी कन्वर्जन करता है, वो कन्वर्ट करके इसको बेचता है फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का। कितने की बेचता है, 2 लाख रुपए की। अब मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है कराची में और उसने पूरे मुल्क में सामान बेचना है, तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचेगा। अब वो उसने गुड्स बनाई और गुड्स बना के किसको बेची, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो 2 लाख रुपए की गुड्स किसको बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर को 2 लाख की गुड्स बेचेगा तो जो डिस्ट्रीब्यूटर को इनवॉइस जाएगी वो कैसे जाएगी, आपके पास होगा कि भाई ये गुड्स की कीमत है कितनी, 2 लाख। 18% के हिसाब से जीएसटी कितना बनता है, 36,000। तो डिस्ट्रीब्यूटर कितना बिल पे करेगा इसको, 2,36,000। आपको पता है मैन्युफैक्चरर को कि हमने 2,36,000 जो लिया है इसमें 2 लाख तो हमारी गुड्स की कीमत थी और 36,000 मेरा क्या था, टैक्स था जो आपने वसूल किया है। जो आप वसूल करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका आउटपुट टैक्स। ये आपके पास आ गया आउटपुट टैक्स। आपने कितना लिया, 36,000। आपने कितना पे किया था, 14,400। कितना एक्स्ट्रा आपको मिला है, ये आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी है, ये आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। 36,000 में से 14,400 लेस किया, मेरे पास क्या आ गया, सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने सामान खरीद लिया, कितने का लिया, 2 लाख का। लेकिन इस 2 लाख के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स कितना पे करके आया, 36,000। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर ने टैक्स पे किया वो इसके लिए क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर जाहिर सी बात है किसको बेचेगा आगे, अब इसने 2 लाख का सामान लिया था कि 2 लाख का बेचेगा आगे, कितने का बेचेगा, 2.5 लाख का, चले कर लेते हैं। तो जब ये इसको 2.5 लाख का सामान बेचेगा तो इसको भी कुछ इस तरह से इनवॉइस दी जाएगी कि भाईजान ये 2.5 लाख है, इस पे 18% लगाएं, कितना आता है टैक्स, 2.5 लाख का 18% लें 40, तो 45 टैक्स, और आप इसको इनवॉइस कितने की भेजेंगे, 2,95,000 की। आपको पता है कि होलसेलर आपको बिल पे करेगा 295 का, इसमें से 2.5 लाख किसके, गुड्स के, और 45 किसका पे किया उसने, टैक्स का। जो आपने टैक्स वसूल किया वो कितना आया आपका, 45,000। आउटपुट टैक्स कितना, 45। आपने कितना पे किया था, 36। एडजस्ट करेंगे इस 45 में से, रिमेनिंग जो है वो क्या कर देंगे, आप एफबीआर को पे कर देंगे। अब ये जो होलसेलर है इसने गुड्स खरीदी, ये टैक्स कितना पे करके आया, 45,000। ये इसके लिए क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। अब इसने आगे बेचना होगा किसको, रिटेलर को।
कितने का बेचना है? 2.5 लाख का लिया था, कितने का बेचना है? हम इसको बेचते हैं 2,80,000 का। आपने इसको इनवाइस कितने की भेजी? 2,80,000 की। इसके ऊपर आपका 18% टैक्स है, कितना लेंगे? 50,000। ये आपके पास टैक्स आ गया 50,400। टोटल करें कितनी इनवाइस आएगी? 33,400। अब रिटेलर जब आप इनवाइस भेजेंगे वो आपको पे करेगा 3,30,400, जिसमें से आपको पता है कि 280 की गुड्स हैं और टैक्स कितना लिया आपने उससे? 50,400। तो आपके पास यहाँ पे आ गया टैक्स कितना? 50,400। ये आपका आउटपुट टैक्स है। ये आपने रिसीव किया, आपने कितना पे किया हुआ था? 45। आप एडजस्ट करें, रिमेनिंग कितना आता है? कितना? ये आप क्या करेंगे? आप FBR को पे कर देंगे। डन। अब ये गुड्स किसने खरीदी हैं? रिटेलर ने। और रिटेलर जब खरीद के आया उसने टैक्स कितना पे किया हुआ है? 50,400। अब इसके पास कौन जाएगा? कस्टमर। इसके पास कौन जाएगा? एंड कस्टमर। कस्टमर ने क्या करना है? उसने आगे ये खरीद के बेचनी नहीं है, उसने ये गुड्स खरीदनी है और क्या करनी है? यूटिलाइज करनी है, यूज़ करनी है। अब फॉर एग्जांपल रिटेलर जो है वो कस्टमर को गुड्स बेचता है 3 लाख की। कितने की बेचता है? 3 लाख की। कि भाई ये 3 लाख की गुड्स हैं, ये 3 लाख की गुड्स हैं, आपका आ जाएगा 18% GST। कितना बनता है ज़रा बताएं? कितना? 54,000 आपके पास टैक्स आ जाएगा। आप टोटल जो कस्टमर को इनवाइस चार्ज करेंगे वो कितनी होगी? 354। रिटेलर ने टैक्स कितना पे किया था? 50,400। जब इसने गुड्स बेची 3 लाख की, कस्टमर से कितना इसने लिया? 54,000। रिमेनिंग कितना आया? 3,600। ये क्या कर देगा? गवर्नमेंट को पे कर देगा। डन। अब देखा जाए कस्टमर 3,54,000 की गुड्स खरीद के आया, जिसमें कस्टमर को पता है कि भाई गुड्स कितने की थी? 3 लाख की थी और टैक्स मैंने कितना पे किया? 54। ये अब इस टैक्स को फर्दर एडजस्ट कहीं भी नहीं कर सकता। ये सारा टैक्स इसने पे किया है, अब सारा बर्डन क्या आएगा? इसके ऊपर ही आ रहा होगा। तो ये इसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स, या इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपके सामने है कि जो आपका आउटपुट टैक्स है यहाँ पे, वो इसका क्या है? इनपुट है। जो आपका आउटपुट है वो इसका क्या है? इनपुट है। तो हर बंदा क्या कर रहा है? अपने टैक्स की एडजस्टमेंट जो है वो करके रिमेनिंग गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो अगर मैन्युफैक्चरर ने जब गुड्स खरीदी थी तो उसने 14,400 टैक्स पे किया था, लेकिन जब उसने आगे गुड्स बेची तो 36,000 टैक्स लिया। इस 36,000 में से उसने अपना 14,000 जो है साइड पे किया और रिमेनिंग जो है वो क्या कर दिया? गवर्नमेंट को उसने पे कर दिया। अगर आप देखा जाए तो रिटेलर ने जब गुड्स खरीदी तो कितना टैक्स पे करके आया था? 50,400। लेकिन जब रिटेलर ने गुड्स आगे टैक्स कितना लिया उसने? 54,000। तो भाई जब आपने आज 50,400 पे किया है, हफ्ते बाद गुड्स आपने बेची तो 54 आपको मिल गया। इस 54 में से आपने जब अपने पैसे एडजस्ट करके रिमेनिंग गवर्नमेंट को पे कर दिए, तो क्या इस कोई बर्डन पड़ा है रिटेलर को? इसकी जेब से कुछ भी गया है? नहीं। इसने पहले 50,400 पे किया, बाद में सारा एडजस्ट करवा लिया। होलसेलर ने कितना पे किया था? 45। सारा क्या करवा लिया? एडजस्ट करवा लिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने, मैन्युफैक्चरर ने, इंपोर्टर ने, अगर आप देखें कस्टमर से ऊपर, तो हर बंदा अपना सारा टैक्स क्या कर रहा है? एडजस्ट करवा रहा है। इंपोर्टर की जेब से कुछ भी नहीं किया, उसने पहले 9 पे किया था, बाद में उसने वो रिकवर करवा लिया।
मैन्युफैक्चरर ने जो पे किया उसने वो रिकवर कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने जो पे किया उसने वो भी रिकवर कर लिया, रिटेलर ने जो पे किया उसने वो भी रिकवर कर लिया। इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं आया, इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं आया, इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं आया। लेकिन जिसने एंड पे खरीदा, जो कंज्यूम करेगा, सारा बर्डन किसके ऊपर है? उस एंड कस्टमर के ऊपर है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इससे ऊपर जितने भी पार्टिसिपेंट है सप्लाई चेन के, उनसे कुछ नहीं निकला, सारा अल्टीमेटली किसकी पॉकेट से गया है? आपकी पॉकेट से गया है। बिकॉज इससे पहले जो लोग थे उन सब ने क्या किया? अपना अपना टैक्स रिकवर कर लिया था, एडजस्ट कर लिया था। बट अब आप जो हैं वो रिकवर कहीं नहीं कर सकोगे। डन हो गया। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इन डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसके लिए एक और नाम इस्तेमाल होता है, इसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज टैक्स। इसको हम एक और चीज़ कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। देखें, चीज़ कितने की ली थी? 50 की। कितने की बेची है? हमने कितने की वैल्यू ऐड की है? 30,000 की। तो बेसिकली जो हमने 30,000 की बेची है उसका ही हमने एक्स्ट्रा टैक्स पे की है। इसने गुड्स कितने की ली थी? 2,80,000 की। कितने की बेची है? 3 लाख की। कितने की वैल्यू ऐड की? 20,000 की। तो बेसिकली इसने 20,000 का टैक्स जो क्या किया है? गवर्नमेंट को पे किया है। तो आप जो जो वैल्यू ऐड करेंगे वही क्या किया जाएगा? पे किया जा रहा होगा। इसका जरा सम करें, कितना तो सारा कितना होता है? तो इस प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट से लेके एंड तक जो टोटल टैक्स कितना बनता था? 54,000। और वो गवर्नमेंट को इन स्टेजेस पे क्या हुआ है? मिला है। कि पहली स्टेज पे गवर्नमेंट को तकरीबन ये पैसे मिले, इंपोर्ट मैन्युफैक्चरर ने ये दिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दिए, होलसेलर ने ये दिए, रिटेलर ने ये दिए। तो टोटल सप्लाई चेन में हर बंदे ने अपना टैक्स पे किया। जो टोटल क्या गवर्नमेंट के पास वो कितना गया? 54। और अल्टीमेटली ये 54 किसकी जेब से निकला होता है? आपके कस्टमर की जेब से ही निकला होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कह रहे होते हैं। यहाँ ये मेरा मल्टी स्टेज टैक्स कहला रहा होता है। इसको हमने सीखना है, इसको हमने देखना है कि ये कैसे वर्क करेगा। ये हमने आउटपुट टैक्स तो भी यहाँ पे बड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली है कि भाई ये हमारा आउटपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इनपुट टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा, हमने एफबीआर को सारा किस तरह से पे करना है, वो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। यही हमारा सेल्स टैक्स है जो हमने सीखना है कि ये गवर्नमेंट को जो अमाउंट पे करनी है वो किस तरह कैलकुलेट होनी है, इनपुट टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होना है, आउटपुट टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होना है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स कब कैसे एडजस्ट होना है। ये सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर सीखना है। तो बेसिकली पाकिस्तान में ये चीज़ चल रही है। आप, मैं, हम सारे कौन हैं? हम सारे एंड कस्टमर हैं। कस्टमर्स की जेब से ये टैक्स सारा निकल रहा है। आप आज जाएं, आप कोई भी चीज़ बाय करेंगे, इवन अगर आप एक जूस का डब्बा भी लेते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लिखा हुआ है वो आज आपने पे किया है, तो वो सारा टैक्स आपकी जेब से निकला है। मैन्युफैक्चरर की जेब से नहीं गया, डिस्ट्रीब्यूटर की जेब से नहीं गया, क्योंकि जो उससे पहले लोग हैं सारा वो क्या कर रहे हैं? अपना टैक्स एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो कंज्यूम करेगा सारा टैक्स कौन पे करेगा? वही पे कर रहा होगा। हमने इसको देखना है, इसको सीखना है कि ये कैसे, किस तरह से इसकी कैलकुलेशन जो है वो हो रही होती है। इज दैट क्लियर? ये है हमारी सप्लाई चेन। और आप यू कंसीडर ये हमारा बेसिक सा है कि किस तरह से हमारा सेल्स टैक्स जो है वो काम कर रहा होता है। इसको नोट कर लें। इसमें कोई सवाल है तो बताएं, फिर हम ज़रा आगे चलते हैं।
मैंने PDF शेयर कर दिया ग्रुप में ऐड ही नहीं किया तो ये मैनेजमेंट से पूछना जाके, मैंने ऐड करना है। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी बुक्स में लिखी होंगी, बुक इज़ सॉर्ट ऑफ स्टडी टेक्स्ट है, ये तो आपके नोट्स हैं, ये तो खुद आपको लिखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर नोटिंग करनी पड़ेगी और बातें कम करनी पड़ेंगी। आज तो कर रहे हैं, कल से नहीं करने दूंगा, तो अभी उठ के यहाँ आ जाओ, कल का वेट क्यों कर रहे हो? ये समझ आई कि सेल्स टैक्स हमारा बेसिकली क्या है और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। ये क्लियर है? सप्लाई चेन क्या होती है, आउटपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, ये क्लियर है? इसमें कोई सवाल है तो बताएं। बता दूँ ये कि अभी लिखना है किसी ने? हो गया? जल्दी करें फिर मैं इसको रेज करना है। मेक श्योर कीजिए कि आपके नोटबुक्स पे आपके लेक्चर जो हैं वो प्रॉपर मेंटेन हो, लेक्चर नोट्स। यह आपका बिजनेस लॉ का पेपर नहीं है जिसमें आपको जो बुक्स वाली थ्योरी ही आएगी, ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। मेरा AF का रिजल्ट है PRC का, सही है? नहीं मेरा कल PRC होगा। और बताओ, मैं तो बता रहा हूँ मेरा कल PRC का रिजल्ट है। मेरा तो कल रिजल्ट है PRC का। मेरी तो ITA में 6 अटेम्प्ट लगी हुई हैं, QM में 7। हाँ नहीं मैंने एक दिया था, हाँ पिछले 5 साल से एक ही दे रहा हूँ, CFA भी पास करके। उसका अपना नहीं होना। क्या ये 10 बार पता भी हो जाएगा, गलती नहीं निकाल सकता, तो इसको भी बहुत चाहिए। ये जब तक इसके चैप्टर 1 कंप्लीट होगा ना, हमारा स्टडी सेंड हो गया होगा। इंशाल्लाह इस जून में क्वालिफाई हो जाऊंगा। हाँ तो रिजल्ट तो इसका आएगा जाके अगस्त में। बता दूँ अब जब हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, जब हम सेल्स टैक्स का एनालिसिस कर रहे थे, हमने देखा था कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड भी आता है और ये थ्योरेटिकल बेस्ड भी आता है, जिसमें हमने ऑन एवरेज देखा था 16 मार्क्स के न्यूमेरिकल से और 13 मार्क्स की जो है वो थ्योरेटिकल एरिया हमें मिलता है। हमने वो अप्रोच नहीं करनी कि हम पहले सारा थ्योरी करेंगे और बाद में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ समझ नहीं आ रही होगी, चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगी। हमने न्यूमेरिकल्स जो है वो बिल्कुल साथ साथ करने हैं। अब न्यूमेरिकल्स हमने करने कैसे हैं, दिखाना ज़रा रजिस्टर। आप यहाँ पे ना अपने नोटबुक के ऊपर कोई 4 पेजेस छोड़ दें, हेडिंग दे के कि ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है जो हमने साथ साथ पढ़ना है और समझना है, और समझ के हमने अपना फॉर्मेट लिखना है। आपने एक चीज़ ICAP में भी ऑप्ट करनी है कि चाहे बिजनेस का न्यूमेरिकल है चाहे सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है, वो हमेशा आप इस पेज से शुरू करेंगे।
बेशक आपका ये वाला पेज खाली है पिछला, आप इसको छोड़ेंगे, आप हमेशा न्यूमेरिकल जो है वो इस पेज से शुरू करेंगे, लेफ्ट पेज से। आपका न्यूमेरिकल 1, 2, 3 और 4 वर्किंग के साथ मैक्सिमम 4 पेपर्स के ऊपर सॉल्व होगा। ये आपकी हैबिट होनी चाहिए कि जो भी बड़ा सवाल होता है, चाहे रिपोर्टिंग का पेपर है, R1 का हो जाए, CMA का हो जाए, या टेक्स्ट के बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, बड़े सवाल जो 15 मार्क्स के, 18 मार्क्स के या 20 नंबर के होंगे, वो कहाँ से करने हैं, आपने लेफ़्ट पेज से स्टार्ट करने हैं। तो अपने नोटबुक पे ना कोई 4 पेजेस छोड़ दें, ताकि हम जब जब सेल्स टैक्स पढ़ते जाएँ, हम जोन सी एडजस्टमेंट्स करते जाएँ, तो वहाँ पे फॉर्मेट के अंदर न्यूमेरिकल्स की वो एडजस्टमेंट लिखवाता जाऊँ, ताकि आपको फॉर्मेट की समझ आए। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल्स में मार्क्स दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको इतना कैपेबल कर दूंगा शॉर्टकट से, टेक्निक से, कि न्यूमेरिकल में हर बच्चा एटलीस्ट 70% मार्क्स लेके चला जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लमेटिक आपके लिए कभी भी नहीं होंगे, चाहे वो सेल्स टैक्स है, चाहे वो इनकम टैक्स है। जहाँ पे आपको एफर्ट करनी है वो थ्योरी होगी, और वो मैं आपको प्रॉपर गाइड करता जाऊँगा कि थ्योरी हमारी है क्या। बुक्स आ जाएंगी 10 दिनों में प्रिंट आउट फॉर्म में, PDF मैंने शेयर की हुई है। आपने बुक के ऊपर ना चीज़ें मार्क करनी जो मैं गाइड करूँगा। कुछ एरिया होगा जो आपका रीड ओनली होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीड ओनली? कि भाई पढ़ लो, ICAP कभी भी नहीं पूछेगा कि डिफाइन दिस। जैसे अभी हमने पढ़ा है आउटपुट टैक्स, पढ़ के आए हैं, अभी डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ। ICAP पेपर में ये नहीं पूछने वाला डिफाइन आउटपुट टैक्स। अभी हमने पढ़ा इनपुट टैक्स, ICAP ये नहीं पूछेगा। तो हमारे टैक्स में काफ़ी थ्योरेटिकल एरिया, यू कैन से डैट 30 से 40% थ्योरेटिकल एरिया ऐसा है जो कंसेप्चुअली है। आपको आउटपुट टैक्स का कंसेप्ट समझ आ गया है कि जो हम कस्टमर से ले रहे हैं वो मेरा क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। आपको इनपुट टैक्स का कंसेप्ट समझ आ रहा है, जो हम पे करके आए हैं वो क्या है, इनपुट टैक्स। आपको सेल्स टैक्स लायबिलिटी समझ आ गई, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज योर सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब इनके डेफिनेशंस भी हैं, वो याद नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, वो बस रीड ओनली, बिकॉज आपको लॉजिक समझ आ चुकी है। फिर कुछ आपके पास ऐसे थ्योरेटिकल एरिया होंगे जो आपके पास होंगे क्रैमिंग वाले। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा भाई इसके ऊपर लिख लो, ये रट्टा मारना है। पूरे टेक्स्ट में 100 मार्क्स के पेपर में 10 नंबर का रट्टा नहीं आता। ये बहुत लाइक मिथ फेमस है, कह देते हैं जी टेक्स्ट में थियरी रट्टा मारना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैमिंग? क्रैमिंग का मतलब होता है कि भाई वर्ड टू वर्ड याद करना है, ऐसे ही है। टेक्स्ट में क्रैमिंग नहीं है। कोई बहुत ही आपकी बुरी किस्मत है ना, तब वो जा से पूछ लेगा डिफाइन दिस, बिकॉज क्रैमिंग वहाँ पे आती है जहाँ पे आप डेफिनेशंस लिख रहे होते हैं। ये असूल है। आप इवन जब बिजनेस लॉ पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे भी जब आप पास पेपर वगैरह करेंगे, वहाँ पे भी आपको गाइड किया जाएगा कि भाई क्रैमिंग वहाँ पे आती है, रट्टा वहाँ पे आता है जहाँ पे डेफिनेशंस आती हैं, वहाँ पे आपने वर्ड टू वर्ड प्रोड्यूस करना होता है। टेक्स्ट में ऐसा कहीं नहीं है। बड़ी मुश्किल से भी जो क्रैमिंग होगी ना, वो 10 नंबर की ही आ रही होगी आपको। और थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन सा एरिया जो है जो आपने समझना है, जो लर्निंग वाला है, बिकॉज यहाँ से वो क्या पूछता है आपसे, केस स्टडी पूछता है, यहाँ से सिनेरियो पूछता है। टेक्स्ट में अगर 40 मार्क्स का थ्योरेटिकल एरिया आएगा, 30 नंबर की जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी आएगी। 30 नंबर की क्या आएगी, एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी। देखिए अभी हमने वो चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, जो आप PRC में पढ़ के आ चुके हुए हैं, हमने वो डिस्कस नहीं किया। हम कहाँ पे आए हैं, सेल्स टैक्स पे। हमने अभी कहीं पे डिस्कस नहीं किया कि भाई टैक्स क्या होता है, कोई पढ़ी डेफिनेशन। लेकिन आप सबको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टैक्स क्या होता है, बता सकते हैं टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। ये चैप्टर में ये अगर डेफिनेशन आपने याद कर ली है, जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, अगर आप इसको अंग्रेजी में लिख के आते हैं तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। जब आपको पता है कि इसको अपनी वर्डिंग में लिखने से मार्क्स पूरे मिलेंगे, तो ये क्रैमिंग थोड़ी है, ये है ही नहीं। वर्ड टू वर्ड वो डेफिनेशन है जो एक्ट की है या ऑर्डिनेंस की है। जैसे डेरिवेटिव्स, एक डेफिनेशन है, एक्सप्लेन किया गया है कि अंडरलाइंग सिक्योरिटी विच ड्राइव इट्स वैल्यू, उससे हम कहते हैं डेरिवेटिव। ये वर्ड टू वर्ड याद करनी पड़ेगी। जैसे एसोसिएट्स, ये वर्ड टू वर्ड याद करनी पड़ेगी। 2 और मोर पर्सन सेड टू बी एसोसिएट, ये आपको करनी पड़ेगी वर्ड टू वर्ड। बट व्हाट इज टैक्स, आपने एक्सप्लेन कर दिया।
उर्दू में किया है, आप अपनी इंग्लिश में लिख आते हो, आप कहते हो जी शेयर ऑफ गवर्नमेंट, कहते हो जी बाय जो लॉ गवर्नमेंट लेके जाती है, उसने कुछ और कह दिया, तीनों का मफहूम एक ही है, तीनों को मार्क्स पूरे मिलेंगे। अभी हमने चैप्टर 1 वो बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था, लेकिन हम एक बेसिक सा पढ़ के आए थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? जो डायरेक्ट पे करते हैं किसके ऊपर लेते हैं? सैलरी पे, इनकम के ऊपर, जो आपकी सैलरी के ऊपर, जो आपकी इनकम के ऊपर हम ले रहे हैं, वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। अब ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स का, इसमें क्राइम कुछ नहीं है, आपने सही जवाब दिया है कि जो डायरेक्टली आपकी इनकम, आपकी वेल्थ, एसेट्स लेंगे वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स, जैसे सैलरी, प्रॉपर्टी वगैरह होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आपके एक्सपेंडिचर से हम ले रहे हैं, इनडायरेक्टली जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट। कौन सा होता है इनडायरेक्ट टैक्स? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स एग्जाम्पल भी हो गई। हमने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन ये एक सवाल वो है जो पास्ट पेपर में 7 दफ़ा जो है 6 नंबर का आपका सवाल हो गया हुआ है, इसमें कोई क्रैमिंग नहीं है। तो टैक्स को अगर आप प्लान करके चलेंगे, ये सबसे आसान पेपर है। अगर आप चलेंगे ना बाय बुक, जी आई के आपने किताब दे दी है, शुरू हो गया चैप्टर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, आपके लिए हिसाब है ये, इससे मुश्किल भी कोई नहीं है। तो इसको सीखना है आपने। तो ये आपके पास जो 40 मार्क्स की थ्योरी है ना, वो इन 3 जोन्स में डिवाइडेड है। भाई ये पेपर में कभी आनी नहीं है। पेपर में उसने कभी नहीं पूछना डिफाइन आउटपुट टैक्स, पेपर में उसने कभी नहीं पूछना डिफाइन इनपुट टैक्स, आपको पता है, लेकिन समझ आ गई। क्रैमिंग वाली 10 मार्क्स है सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं आती। बाकी सिर्फ कौन से होंगे आपके पास? केस सिनेरियो बेस्ड होंगे, जिसमें हम पास्ट पेपर्स करके सीख लेंगे। इसके ऊपर आपको एफर्ट करनी है, और एफर्ट सिर्फ ये है कि आपको सॉरी लिखना सीखना है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग सीखनी है। जैसे अभी आप लोग मुझे बता रहे हैं कि जो हम आपकी इनकम से टैक्स लेते हैं, आपके एसेट से लेते हैं, आपकी वेल्थ से लेते हैं, इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सब ने यही कहा, उर्दू में ठीक कहा है, लेकिन इसको अंग्रेज़ी में आपने लिखना सीखना है कि आप इसको अंग्रेज़ी में किस तरह लिखेंगे। डैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे आपको एफर्ट्स करनी है। अगर आप ये एफर्ट्स कर जाओगे, आपका पेपर पास है। बिकॉज जो सेकंड इसका एरिया 60% वो न्यूमेरिकल का है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें मैं आपको इतना कैपेबल कर दूंगा, वहाँ पे आपके मार्क्स लूज नहीं होते। जब बुक आ जाएगी, इवन जो PDF में बुक शेयर भी की, आप देखिएंगे हर चैप्टर के एंड के ऊपर उसके समरी शीट्स लगी हुई हैं, हर चैप्टर के एंड के ऊपर उसकी न्यूमेरिकल शीट्स लगी हुई हैं। हम एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, एक हफ्ते में डिस्कस करेंगे, बाद में सिर्फ उसकी 1 समरी है, 1 पेज समरी, आप 6 पॉइंट पढ़ेंगे, चैप्टर आपका रिकॉल हो जाएगा। हर चैप्टर के न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स में वैल्यूज प्लेस कर दो, सवाल पूरा हो जाता है। तो न्यूमेरिकल इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। प्रॉब्लम सिर्फ आएगी वो यहाँ पे थोड़ी सी आपको एफर्ट जो है वो करनी पड़ेगी, बिकॉज इससे पहले आपने एक पेपर दिया है एक लेवल का, एंड दैट वाज कंप्यूटर बेस्ड, जहाँ पे MCQs थे। मैक्सिमम वो होता है आपका BWCS होता है, वो मोस्टली बच्चे देते नहीं है एग्जाम, वट जो भी सीन होता है मुझे इसका नहीं पता, लेकिन आपने अभी तक रिटन पेपर नहीं दिया। तो स्ट्रगल बच्चा कहाँ पे करता है? जब MCQs पेपर से उसकी जंप होती है, और वो जब कैफ में आता है, तो कैफ में बच्चा जो स्ट्रगल करता है, जो सफ़र करता है, वो कंसेप्ट्स में नहीं करता। कंसेप्ट्स तकरीबन सबको आते हैं, कहाँ पे करता है? पेपर लिखने में, पेपर प्रेजेंट करने में आपकी स्ट्रगलिंग होती है। अब ये जब आपको पता है, इवन आप जितने में 30 मार्क खान हो, आपके इंटरमीडिएट में नंबर भी बेशक अच्छे आए हों, लेकिन जब आप यहाँ पे लिखेंगे बैठ के, जब आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी करेंगे, आपसे नहीं होगी, आप सफ़र करेंगे। और ये आपने सब ने करना है, ये सारे ही करते हैं, मैंने भी किया है, आप भी करेंगे, आपके वाले भी करेंगे। हर बंदा थ्योरेटिकल एरिया में लिखने में सफ़र करता है। अब नाउ इट्स अप टू यू, आप इसको अभी से ठीक करना शुरू करते हैं या आखिरी मंथ में करते हैं। अल्टीमेटली आपको करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पेपर में टाइम लगेगी। आपका पेपर पास ही तब होगा जब आपको लिखना आएगा। ICAP में जब आप जाएंगे, ICAP के एग्जामिनर को नहीं पता आपका नाम क्या है, उसको नहीं पता आपने किस कॉलेज से पढ़ा है, उसको नहीं पता किस टीचर से पढ़ा है, उसको नहीं पता कि आपने 5 माह पढ़ा है, 6 माह पढ़ा है, 3 महीने पढ़ा है, 40 दिन पढ़ा है, उसको कुछ नहीं पता। उसने आपको असेस करना है 3 घंटे 15 मिनट के उस परफॉर्मेंस से, जो आपने कहाँ देनी है? पेपर के ऊपर देनी है।
तो ये 4-5 माह की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इन 4 महीनों में या 5 महीनों में आपने अपने वो 3 घंटे 15 मिनट तैयार करने हैं जहाँ पे आपका पास या फेल डिसाइड होना है। ये फैक्चुअली है। बच्चे बड़े ब्राइट होते हैं, पूरा सेशन पढ़ते हैं, लेकिन पेपर फेल हो जाते हैं। मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, आप उनसे कुछ पूछेंगे आपको अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे, आता सब कुछ होगा, पेपर पास नहीं हो रहा। क्यों? उनसे वो 3 घंटे 15 मिनट मैनेज नहीं होते, उनको इस पेपर पे लिखना नहीं आता। उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं, लाइक कभी अनसीन क्वेश्चन ना करना, कभी कोई सवाल ना करना, कभी कोई टेस्ट ना देना। ये प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम ओवरकम करेंगे। बट आज ही बताता हूं कि आप सारे बच्चे जिस एरिया में सफ़र करेंगे वो होगा ये वाला, जहां पे आपने एक कंसेप्ट को समझ के लिखना है। समझ सबको उर्दू में आ गई होगी। जिसे अभी पूछूं व्हाट इज आउटपुट टेक्स्ट, सारे बताएंगे उर्दू में। कौन लिख के दिखाओ, नहीं लिख पाएंगे। आपसे वो जो आपके माइंड में अंग्रेजी है वो पेपर के ऊपर जो है ट्रांसलेट नहीं होनी। इस पे आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा स्ट्रगल है, आप साथ साथ करें, 1-1.5 माह लगाएं, आप इसमें सही हो जाएंगे। टेस्ट कभी ना छोड़िएगा। तो ये चीज़ें हैं जो थ्रेटिकल है। उसके बाद हम आएंगे न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली आपको हर जगह पे समरी शीट्स, न्यूमेरिकल शीट्स बुक में भी लगी हुई हैं, सब कुछ मिलेगा। मैंने आपको बता दिया कि आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना कहाँ से है, हमेशा कहाँ से करना है, लेफ्ट पेज से। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे ना, हमारे पास न्यूमेरिकल में उसका आएगा नेम, हम लेंगे यहाँ पे टेक्स्ट पीरियड, और सवाल की रिक्वायरमेंट जो होगी वो लिखेंगे कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे जिस हमें पेपर में उसका नाम होगा, ABC वगैरह, वो लिखा होगा कि भाई इसके लिए सवाल कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट होगी वही लिखना है। टैक्स पीरियड के भाई किस मंथ के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर अगस्त के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अगस्त 2025 कि ये सारी कैलकुलेशन किस महीने के लिए हो रही हैं, अगस्त के लिए हो रही हैं। डन। और लेफ्ट पेज के ऊपर जो आप कॉलम बनाएंगे वो होगा आपके पास सेल्स टैक्स क्रेडिट्स, इसको हम कहेंगे इनपुट टैक्स। और यहाँ पे आप 3 कॉलम जो है वो बनाएंगे। एक कॉलम होगा वैल्यू का, एक कॉलम होगा रेट का, और एक कॉलम होगा आपका अमाउंट का। और यहाँ पे आप लिखेंगे रुपीज़, क्या आप डाटा किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, रुपीज़ में कर रहे हैं। ये सारा आपका जो सेल्स टैक्स क्रेडिट्स हैं, इनपुट टैक्स है, ये आपके सारे कहाँ पे आएंगे, लेफ़्ट पेज पे। ये कहाँ पे आएंगे, लेफ़्ट पेज पे। इसके बाद हम करेंगे सेल्स टैक्स डेबिट्स, वो कहाँ पे जाएंगे, आपके राइट पेज पे। तो हम हर स्टेप को हर पेज के ऊपर ब्रेक करेंगे, 4 पेजेस लगेंगे, आपका सवाल जो है पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, सेल्स टैक्स क्रेडिट, जिसको हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स आपको नाम से ही बता रहा है क्या है, जो हम सारा पे करके बैठे हैं, जो सारा हमने पे किया हुआ है वो सारा हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने गुड्स परचेज की हैं तो यहाँ पे आ जाएगा जी गुड्स परचेज्ड, कितने की थी, 1 लाख रुपये की। टैक्स का रेट 18% है, तो मैंने टैक्स कितना पे किया होगा, 18,000 पे किया होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको लिख रहे होते हैं, इस तरह से हम इनको कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये एक पेज आपका आएगा इनपुट टैक्स का, एक आएगा आउटपुट टैक्स का, और एंड पे आएगी हमारी कंप्यूटेशन। ये वो फॉर्मेट है जो सेल्स टैक्स रिटर्न्स का फॉर्मेट है। जब प्रैक्टिकली आप कल को फॉर्म्स में जाएंगे और अगर जाके आपने टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया, जो आप जाके एफबीआई का पोर्टल ओपन करेंगे, वो जिस फॉर्मेट में आप रिटर्न जमा करवाते हैं, हम उसी फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं, अपने तमाम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, चाहे इनकम टैक्स के हों, चाहे वो हमारे सेल्स टैक्स के हों। इज दैट क्लियर।
हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल फिर हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे। कल हम डिस्कशन करेंगे कि भाई ये टैक्स पीरियड जो है वो किसे कहते हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, पर्सन किसे कहते हैं, और फिर कल यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 2 डेफिनेशन जो हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, 3 डेफिनेशन बेसिकली, और ये तीनों डेफिनेशन जो हैं वो आपकी रीड ओनली है। सबसे पहले है सेल्स टैक्स किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन तो कभी भी आपने याद नहीं करनी, आपसे आई कैप में नहीं पूछेगा डिफाइन सेल्स टैक्स, लेकिन सेल टैक्स किसे कहते हैं कि वो टैक्स या एडिशनल टैक्स या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो आप सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक ले रहे हैं उसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं। आपका कानून कौन सा है? सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इस एक्ट के मुताबिक जो भी आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेगी वो क्या कहलाएगा? आपका सेल्स टैक्स कहलाएगा। कोई भी फ़ाइन, कोई भी पेनल्टी, कोई भी सरचार्ज जो इस एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ले रही है वो आपका सेल्स टैक्स है। या कोई भी अमाउंट, कोई भी सम जो गवर्नमेंट आपसे इस कानून के तहत लेगी उसको हम क्या कहेंगे? सेल्स टैक्स कह रहे होंगे। इस डेफिनेशन को आपने क्रैम बिल्कुल भी नहीं करना, ये सिर्फ रीड ओनली है, ठीक है। कल फिर हम यहाँ से ऑनवर्ड चलते हैं। कल हम डिस्कस करते हैं हमारा इनपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, पर्सन क्या होता है। कल सारा हम इनको डिस्कस करके वाइंड अप कर रहे होंगे, ठीक है जी। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।